किसी भी राज्य की तरक्की के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का होना अनिवार्य है, क्योंकि किसी भी राज्य की जो कमिटेड लायबिलिटीज हैं वो उसके रेवेन्यू रिसोर्सेज भी पूरा नहीं कर पाते। लिहाजा आपको निजी निवेश को आकर्षित करना होगा। देवभूमि उत्तराखंड 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करा रहा है और राज्य ने ग्लोबली रीच आउट किया है इन्वेस्टर्स के पास और अपने पोटेंशियल के साथ उनको आमंत्रण दिया है, आइए देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है, यहां निवेश करिए और आपको वो हर सुविधा मिलेगी जो एक निवेशक चाहता है। बहरहाल इस निवेश से राज्य में क्या कुछ बदलाव आ जा सकता है, छोटे राज्य किस तरह से पिच कर रहे हैं आज इन्वेस्टमेंट के लिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं शर्मिष्ठा घोष जी, फाउंडर एमडी हैं टैंडम ग्लोबल कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप मेंबर गवर्निंग बॉडी हैं ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बहुत धन्यवाद शर्मिष्ठा जी देवभूमि डायलॉग से जुड़ने के लिए। मैं बहुत सामान्यता अपने दर्शकों के लिए आपसे समझना चाहूंगा, निवेश का मतलब किसी भी स्टेट के लिए क्या होता है? निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट जिसको हम बोलते हैं, एक स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पैसे हैं या वो इन्वेस्टमेंट है जो स्टेट को सिर्फ पैसा ही नहीं दे रहा, स्टेट को डेवलपमेंट भी दे रहा है। सो अभी हमने लास्ट ईयर, जैसे आप जानते ही हैं कि अभी हमने अपनी G20 प्रेसिडेंसी खत्म करी है और मैं G20 में एक परमानेंट डेलीगेट थी। उसका एक चैप्टर है B20 बोलकर, बिजनेस 20, मैं उसका परमानेंट डेलीगेट थी। तो मुझे इस बार ये अपॉर्चुनिटी मिला कि मैं बहुत सारे स्टेट्स में साथ में गई एज एन इन्वेस्टर एंड मैंने देखा कि हम लोग कैसे इन्वेस्टमेंट्स को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट इन अ स्टेट सिंपली वो पैसे हैं या वो इन्वेस्टमेंट है जो नॉट ओनली उस स्टेट का जो रेवेन्यू है उसको इम्प्रूव करते हैं, उनका ओवरऑल और भी बहुत सारे इंडिसेस हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट है, सस्टेनेबिलिटी है, एनवायरमेंट है, लोकल जो भी उनका उस स्टेट की जो स्पेशलिटी है उसको कैसे बढ़ावा देना है। तो उन सबको मिलाकर एक बहुत बैलेंस्ड तरीके से उस पैसे को उसको यूज करना, ये सब कुछ एक साथ मिलाकर एक स्टेट के इन्वेस्टमेंट चार्टर को बनाते हैं। ओके तो जो मैं आपसे कहना जी स्ट्रांगली कि स्टेट का इन्वेस्टमेंट इज जस्ट नॉट लाइक अ बिजनेस इन्वेस्टमेंट। वहां पर जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता, वो वेलफेयर भी होता है, एम्प्लॉयमेंट भी होता है, ओवरऑल स्टेट का डेवलपमेंट भी होता है। एक और बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब मैं देवभूमि उत्तराखंड की बात करता हूं, जब मैं पोटेंशियल की बात करता हूं, आपको क्यों लगता है कि आज एक बड़ा डेस्टिनेशन उभर कर बना है उत्तराखंड, खासकर इन्वेस्टर्स के लिए, और कई सेक्टर्स हमारे पास हैं जहां पर इन्वेस्टर निवेश कर सकते हैं? देखिए, एक एज एन इकोनॉमिस्ट एंड एज अ पर्सन जिसने इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट को मैं बहुत क्लोजली मॉनिटर करती हूँ, मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि बहुत कुछ गवर्नमेंट की विल के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप एक पॉलिसी बनाते हैं या एक सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं, लेकिन वक्त बदलता रहता है, जो इन्वेस्टमेंट का माहौल है, जो इन्वेस्टर का सेंटिमेंट है वो बदलता रहता है। तो जितना स्ट्रांगली और तेजी के साथ हम या कोई भी स्टेट या कोई भी देश अपने पॉलिसी फ्रेमवर्क में वो नई नई चीजें ऐड करता रहता है, उतना आसान होता है इन्वेस्टमेंट्स को लेकर आना। देखिए, इन्वेस्टर्स हमेशा अवेलेबल थे, इन्वेस्टमेंट्स हमेशा अवेलेबल थी। छोटे स्टेट्स ने हमारे देश में काफी अच्छा करना शुरू किया और मैं मानती हूँ कि उसमें एक बहुत बड़ा जो पार्ट है, रोल है, वो जो सरकार का एक जो पॉलिटिकल विल है उसने प्ले किया है कि पुरानी ढर्रे पे काम ना करते हुए, डिजिटलाइजेशन पर ज्यादा जोर देते हुए, बैंकिंग को आसान करते हुए, PPP मॉडल्स में जाकर हैंड होल्डिंग करते हुए, मैं देख रही हूँ कि छोटे छोटे स्टेट्स भी इन्वेस्ट इंडिया के साथ मिलकर, फॉर एन एग्जाम्पल, सारी दुनिया में रोड शो कर रहे हैं। हम सिर्फ ये इंतजार नहीं कर रहे हैं कि कौन हमारे घर आएगा, हम जाकर लोगों को बता रहे हैं, बुला रहे हैं, इन्वाइट कर रहे हैं। तो मैं एक बात देख रही हूँ कि पिछले कुछ सालों से एक एग्रेशन बढ़ा है कि प्रमोट करना है हमको, बाहर का इन्वेस्टमेंट लेकर आना है। तो मैं समझती हूँ एक तो पॉलिटिकल विल है, दूसरा जो ब्यूरोक्रेसी भी है, मैं उनको भी काफी यहाँ पर, क्योंकि मैं जैसे आपको बता रही थी कि B20 के साथ मैंने बहुत ट्रैवल किया, तो मैं ये समझती हूँ कि इवन द ब्यूरोक्रेसी ऑफ द कंट्री हैज चेंज्ड। उनका भी जो सोच है, उनका भी जो एक नजरिया था पूरी चीजों को लेकर, वो काफी बदल गया है। हम काफी प्रोग्रेसिव यंग ऑफिसर्स के साथ काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार ने ये जो कुछ स्टेप्स निकाले हैं, उसने उसने इस चीज को बढ़ावा दिया है। साथ ही साथ जो एक ओवरऑल
कैसे मैं बताऊं, एक इंटरेस्ट जागा है कि जो हमारे 4 या 5 बड़े स्टेट्स एंड बड़े शहर हैं उनके अलावा भी हम एक्सप्लोर करें, इवन इन द इन्वेस्टर्स। जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट है वो भी काफी चेंज हुआ है पिछले कुछ सालों से। सो इन सब दोनों तीनों चीजों को एक साथ हम मिलाकर ये देख रहे हैं कि छोटे स्टेट्स काफी ठीक काम कर रहे हैं और काफी एग्रेसिवली एंड खुले दिल से या खुली पॉलिसीज के साथ इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। शर्मिष्ठा जी, एक निवेशक को क्या चाहिए, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूं कि केंद्र सरकार ने काफी पैसा जो है पंप किया आपके इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, खासकर कनेक्टिविटी सेक्टर में। साथ ही साथ अगर मैं देवभूमि उत्तराखंड की बात करूं, हमारे पास एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है, स्ट्राइक्स हमारे यहाँ बहुत ही लिमिटेड हैं, हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत शानदार है। प्लस अगर हम एग्रो क्लाइमेटिक जोन की बात करें, वो भी ऑलमोस्ट सारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन हमारे यहाँ पर मिलते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें पॉलिसी मेकिंग की, जैसा आपने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मैंने देखा कि पिछले कुछ महीनों में कई पॉलिसीज में चेंजेस किए गए हैं, वो भी निवेशकों को सुझावों को लेकर। और जब सेंट्रल गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी हो, तो इसके अलावा निवेशक को क्या चाहिए? हमारी तो एवरेज वर्किंग पॉपुलेशन भी 61% के आसपास है। मैम देखिए, इन्वेस्टर्स को ना हमेशा डायलॉग चाहिए। इन्वेस्टर्स का जो मैं ये मानती हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट या बिजनेस किसी की भी बात करिए, कोई भी प्रॉब्लम अगर है तो उसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है अगर कम्युनिकेशन अच्छा है। सो जो ये एक सिंगल विंडो क्लियरेंस है, ये एक ऐसा टर्म है जो हम पिछले बहुत डेकेड से हम लोग इसको सुनते आ रहे हैं, लेकिन सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्चुअली कितना इफेक्टिव है, एक्चुअली कितना कम वक्त लगता है फाइल्स को पास होने में, कितना कम रेड टेपिज्म है, कितना ब्यूरोक्रेसी कितना कोऑपरेटिव है, और एक इन्वेस्टर की बात कितनी सुनी जाती है। वो जैसे आपने अभी खुद बताया कि इन्वेस्टर्स की भी सजेशंस को सुनकर पॉलिसीज में उनको इंक्लूड करने की कोशिश करी गई। ये मैं मानती हूँ कि सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है कि आप सुनिए कि इन्वेस्टर क्या कहना चाह रहे हैं। एंड ऑफ द डे वो अपना पैसा और एक्सपर्टीज दोनों लेकर आ रहे हैं आपके पास, तो उनकी आप सुनिए, ये पहली बात है। दूसरा, मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि पैसे को फॉलो करिए। ग्लोबली पैसा कहाँ मूव कर रहा है, किन सेक्टर्स में पैसा। देखिए, दो चीजें हैं, एक जिस भी स्टेट की हम बात कर रहे हैं, जिस भी इकोसिस्टम की हम बात कर रहे हैं, वहां की खासियत क्या है वो तो हमें ऑलरेडी पता है कि ये हमारे, जैसे आपने बताया कि लेबर प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, क्लाइमेटिक जोन्स हमको बहुत सारे मिल रहे हैं, एफिशिएंसी ऑफ लेबर बहुत हाई है, ये सब बहुत अच्छी बातें हैं। बट साथ ही साथ हमको ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि ग्लोबली पैसा किस तरफ मूव कर रहा है, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स ज्यादा खुश होकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि एज ऑफ टुडे सबसे ज्यादा जोर इन्वेस्टर्स का इज ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड ऑन इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट्स, राइट। कल ही आपको पता होगा कॉप चल रहा है इस वक्त दुबई में, तो कल ही आपको पता होगा कि अब दुनिया का सबसे बड़ा फंड अनाउंस हुआ है ओनली फॉर क्लाइमेट चेंज, है ना। और जब हम उत्तराखंड जैसे स्टेट की बात कर रहे हैं जिस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है क्लाइमेट चेंज का, सो हमको क्या करना है कि हमको जो इन्वेस्टमेंट, हमने जो पोर्टफोलियोज तैयार करे हैं स्टेट में, उसमें हमको एनवायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी, इम्पैक्ट को ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करना है, क्योंकि वो सेक्टर्स हैं जहां पर एक्चुअली भी पैसा अवेलेबल है। दो चीजें हैं, एक तो ये कि इन्वेस्टर क्या करना चाह रहा है, और दूसरा ये कि इन्वेस्टर के पास आसानी से पैसा कहाँ से आ रहा है। यहाँ पर एक मैं बात सबको समझाना चाहूंगी कि इन्वेस्टर भी पैसा ऐसा नहीं होता है कि उसके घर में रखा है, उसके बैंक में रखा है, उसने उठाया और लगा दिया, है ना। ही इज ऑल्सो मेकिंग द मनी फ्रॉम डिफरेंट बिजनेसेस एंड इंटरेस्ट, और ग्लोबल कम्युनिटी किस तरफ देख रही है। तो अगर हम उस पर थोड़ा ध्यान दें, रिसर्च करें और इस तरह के प्रोजेक्ट्स को ज्यादा हम प्रमोट करें जो ग्लोबल मूवमेंट ऑफ मनी के साथ साथ चल रहे हैं, तो वहां पर हमको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज जरूर मिल जाता है। और मुझे लगता है कि उत्तराखंड इस मामले में ज्यादा लकी है, क्योंकि वो एक ऐसा स्टेट है जहां पर कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट दिख सकता है, तो साथ ही साथ जो भी क्लाइमेट पर काम किया जाएगा ना, उसका भी इम्पैक्ट दिखेगा। तो ये बहुत मॉडल स्टेट बनकर निकल कर आ सकता है। इसमें ऐसे बहुत अच्छे हम प्रोग्राम्स कर सकते हैं, ऐसे हम बहुत अच्छे इम्प्लीमेंटेशन के प्रोग्राम्स कर सकते हैं, जिसमें हम ये दिखा सकते हैं कि देखिए हमने यहाँ पर ये $10 मिलियन या $50 मिलियन हमने इस चीज में इन्वेस्ट किया, और आने वाले 3 साल में उसका हमको असर दिख गया। तो जब हम इस तरह के प्रपोजल्स इन्वेस्टर्स को देते हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट्स लाना मच इजियर हो जाता है, क्योंकि उनके लिए भी वो क्वांटिफाई करना, अपने मैंडेट्स के साथ चलना और एक्चुअल इम्पैक्ट दिखाना पॉसिबल होता है। सो ये मैं एक एडिशनल आपको सजेशन आपके माध्यम से देना चाहती हूँ कि स्टेट्स इस बात का ध्यान दें कि ग्लोबल सिनेरियो पर चल क्या रहा है, और जो चल रहा है अपने प्रोजेक्ट्स को उसी के आसपास लाने की कोशिश करें। चूंकि आपने बहुत अच्छी बात की कि बाकी कुछ ना हो, लेकिन एक डायलॉग जरूर चलना चाहिए, एक संवाद जरूर कायम होना चाहिए इन्वेस्टर के साथ। लेकिन जिस तरह से देवभूमि उत्तराखंड ने, जैसा आपने भी जिक्र किया कि साहब हम खुद जा रहे हैं इन्वेस्टर्स के पास, हम खुद उन्हें बता रहे हैं,
अपनी पॉलिसीज़ के बारे में। जो पॉलिसीज़ आप हमें बताइए, क्या चेंजेस आप चाहते हैं, आप हमें सुझाव दीजिए, हम किस तरह से आपके साथ एक अच्छा कोलैबोरेशन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस देने के लिए, मुझे लगता है ये पहल तो अपने आप में अलग है। ये मैं, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे फोरम्स का पार्ट रही हूँ, आप सोच नहीं सकते कि एक्साइटमेंट कितना ज्यादा है। क्योंकि इंडिया के बारे में जो जब एक ग्लोबल इन्वेस्टर सोचता है या ट्रेडिशनली सोचता रहा था, उसको हमेशा ये लगता है कि प्रोबेबली इंडिया में कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनेगा, क्योंकि बहुत बड़ा देश है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, हमारी बात कौन सुनेगा। मतलब आप सोचिए ना, जहाँ जो हमारे बहुत पोटेंट इन्वेस्टर्स हैं, जहाँ से हमको बहुत अच्छे इन्वेस्टर्स मिलते हैं, उन पूरे देशों की पॉपुलेशन हमारे छोटे छोटे स्टेट्स की पॉपुलेशन के बराबर होती है ना। सो जो हम लोगों ने ये पहल लेनी स्टार्ट करी है कि हम खुद जाकर रोड शोज कर रहे हैं, हम खुद जाकर, अगर हम अगर उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, सो मे बी बहुत सारे इन्वेस्टर्स को नहीं पता होगा कि उत्तराखंड की क्या यूनिकनेस है, कैसे नहीं है। बट एट द सेम टाइम जब उनको एक बार पता चल जाएगा कि हम ऑर्गेनिक कल्टिवेशन में क्या क्या काम कर सकते हैं, हम सस्टेनेबिलिटी में क्या क्या काम कर सकते हैं, इम्पैक्ट किस तरह के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन में, फूड पैकेजिंग जैसे इंडस्ट्रीज में हम कितना ज्यादा अच्छा काम यहाँ पर कर सकते हैं, अगर हम एक बार उनको जाकर बताकर आ रहे हैं ना, देन इन्वेस्टर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी देखिए, पोल्यूशन फ्री स्टेट है, सुंदर स्टेट है, आने में कोई दिक्कत नहीं है लोगों को, बट नॉलेज की कमी है। तो हम जितना अच्छा इंटरेक्शन रखेंगे, जितना हम उनको रीच आउट करेंगे, जितने ग्लोबल फोरम्स में हम जाकर अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, मुझे लगता है कि एट दिस पॉइंट इन टाइम जहां हम इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट कर रहे हैं, एग्रेसिव ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, वो एक बहुत अच्छा स्टेप है और हर स्टेट गवर्नमेंट को ये करना चाहिए। शर्मिष्ठा जी, अमूमन हमने देखा कि जो एमओयू है वो तो साइन हो जाते हैं, लेकिन उनको ग्राउंडेड होने में दिक्कत आती है। आपका अनुभव क्या कहता है? एक बार हमने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया, एक इंटेंट बन गया, हमें किस तरह से फॉलो अप करना चाहिए, एज ए स्टेट कैसे फॉलो अप करना चाहिए? बिकॉज आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। जी हाँ, मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, और मैं बिना स्टेट्स के इस वक्त एट दिस पॉइंट इन टाइम हम 4 स्टेट गवर्नमेंट के साथ एक्टिवली काम कर रहे हैं G20 के बाद से, जिसमें जो आपने बोला, हम बिल्कुल उसी 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 एक प्रॉब्लम जोन के बारे में मैं आपको पॉइंट करना चाहूंगी फ्रॉम द इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। एंड मे बी अगर, क्योंकि देखिए हम भी करके सीखते हैं, सो मे बी अगर हम फ्यूचर में लेट्स से हम उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ कुछ काम करना चाहें, तो हम वो वाले गलतियां नहीं करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम उन लकुनास में ना फंसे। क्या होता है कि जब कोई एक प्रोग्राम हो रहा होता है, तब एमओयू साइन करने का एक बहुत बड़ा एक्साइटिंग एक दौर चल रहा होता है, उसमें कभी कहीं ना होमवर्क की थोड़ी सी कमी रह जाती है। जो कमी हमने, मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन इंटाटम ग्लोबल कंसल्टिंग के माध्यम से हमने काफी कम करने की कोशिश करी। हम होमवर्क पूरा करके लेकर जाते थे साथ में, हम अपने साथ ग्लोबल इन्वेस्टर्स स्टेट्स को लाकर देते हैं, और हम बिफोर हम उनको इंट्रोड्यूस कराने से पहले ही केस तैयार करके लेके जाते हैं। तो थोड़ा होमवर्क करना बहुत जरूरी है, ताकि ये सिर्फ मीट एंड ग्रीट बन के ना रह जाए। दिस इज वन थिंग। हर स्टेट के पास अपना इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड होता है, उसके अंदर बहुत अच्छे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनको थोड़ा डायलॉग ओपनली कंसल्टेंट्स और इन्वेस्टर्स के साथ करना चाहिए। जहां उनको लगता है कि इस चीज में देर होने वाली, इस चीज में प्रॉब्लम आने वाली है, ये ना सोचकर कि ये हम बता दें तो हमारे स्टेट का इमेज कैसा जाएगा या कैसे होगा, वो ओपनली डिस्कस करें, डायलॉग हमारे साथ अच्छे रखें। क्योंकि अगर आप एक बार प्रॉब्लम बताएंगे तो कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकलेगा। ये सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट, मैं अगेन आपके माध्यम से ये बात बताना चाहती हूँ कि अगर हम इन्वेस्टमेंट भी ट्रैक करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट है, लेट्स से हम एक 10 करोड़ की प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, 100 करोड़ के प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, कोई भी इन्वेस्टर मोर देन 70 to 80% इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं कर सकता बाय लॉ, राइट। तो जो आपका मार्जिन इन्वेस्टमेंट होता है, वो स्टेट को अरेंज करना पड़ता है। एंड 8 out of 10 प्रोजेक्ट्स एंड एमओयूज डोंट गो थ्रू बिकॉज वो मार्जिन वाला प्रॉब्लम आ जाता है। इसमें मैं अपील करना चाहती हूँ टू द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री। सरकारी हमारे फिडुशियरी इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत अच्छे नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, बहुत अच्छे सिडबी के जैसे, नाबार्ड की जैसी बॉडीज हैं हमारे पास, जिसके पास, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से काफी फंड भी रहता है। तो स्टेट्स को क्या चाहिए कि जब वो इन्वेस्टर मीट करें, इन एजेंसीज को अपने साथ लेकर चले, क्योंकि ये वाला प्रॉब्लम आने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि इन्वेस्टर आएगा और वो बोलेगा कि आइए मैंने आपको पूरा प्रोजेक्ट ले लिया, तो सारा पैसे भी आप मेरे से ले लीजिए और एक्सपर्टीज भी मेरे से ले लीजिए। ऐसा नहीं होता। दिस इज वन पार्ट। सेकेंड पार्ट, जिस बात पर मैं हमेशा जोर देती रही हूँ, वो ये है कि आप पीपीपी मॉडल्स तैयार करिए। ऐसा मत करिए कि एक इन्वेस्टर है, आप उससे उम्मीद करिए कि द इन्वेस्टर विल पुट इन द मनी ऑल्सो एंड द टेक ऑल्सो। कोशिश करिए कि इंडिजिनस टेक्स आप डेवलप करिए, वरना एक ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट तैयार करिए। उससे क्या होता है कि जब 2 या 3 पार्टीज एक साथ एक बिजनेस में आते हैं, सब एक दूसरे के ऊपर चेक्स रख सकते हैं। सो उससे ना कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट की एक जो वायबिलिटी है वो काफी बढ़ बट जाती है। मैम, और वो सिर्फ अगर अगर MOUs अगर कराकर पीपी नहीं आ आपने जाती। आपने पीपीपी का जिक्र किया, लेकिन स्टेट भी तो आप देखिए
लैंड सब्सिडी दे रहा है, कैपिटल सब्सिडी दे रहा है, इंटरेस्ट सबवेंशन दे रहा है, देखिए आपकी इसमें मैं आपको HGST ना इन्वेस्टर की रिएम्बर्समेंट दे प्रॉब्लम रहा है बताती हूँ। आपको। मैं आपको इन्वेस्टर की प्रॉब्लम बताती हूँ। इन्वेस्टर स्टेट हमेशा कहता है कि लैंड आप हमसे ले लीजिए सब्सिडाइज रेट पर, ठीक है। तब क्या होता है, आपने इन्वेस्टर को एक ओपननेस दे दी कि आप हमारे छोटे स्टेट में इन्वेस्ट करिए या किसी और स्टेट में इन्वेस्ट करिए, है ना। जब स्टेट ये कहता है कि हम इतना कमिटेड हैं अपने डेवलपमेंट को लेकर कि हम अपनी स्किन के साथ पीपीपी में आ रहे हैं। देखिए लैंड स्टेट सब्जेक्ट है। अगर आप एक इन्वेस्टर है, उसने लेट्स से एक बहुत बड़ा फूड पैकेजिंग का एक यूनिट स्टार्ट करा है, बिकॉज उत्तराखंड में वो होता है, फूड प्रोसेसिंग इज अ गुड इंडस्ट्री फॉर उत्तराखंड फॉर एन एग्जांपल। उन्होंने स्टार्ट करा, फॉर वट एवर रीजन उसमें कुछ प्रॉब्लम आया, वो चला नहीं चला, वट एवर, इन्वेस्टर अपने साथ लैंड लेकर कहीं नहीं जा पाएगा। लैंड स्टेट सब्जेक्ट है, वो लैंड वहीं रहेगी। सो ये आपको मैं प्रैक्टिकली बता रही हूँ कि किन चीजों पर आकर इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट इधर उधर हो जाता है और इन्वेस्टर्स को फायदा कहाँ मिलता है। एक और तरीका है कि जो एक पूरा एक प्रोजेक्ट है, उसका जो कॉस्ट है, अगर उसका मार्जिन आप ये कहते हैं कि हम खुद नहीं रेस कर सकते, तो स्टेट को कुछ बॉन्ड्स उनके साथ उस प्रोजेक्ट के साथ अटैच करके कुछ बॉन्ड्स रेस कर देने चाहिए, वो किसी बैंक को दे देने चाहिए, बैंक से पैसा आ जाता है। सो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सिर्फ प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्ट के साथ नहीं, हमको फाइनेंस के साथ भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। हमको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा और एक बहुत ही कंड्यूसिव फाइनेंशियल मॉडल तैयार करके देना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये बात अप्रिशिएट करनी पड़ेगी कि एंड ऑफ द डे बिजनेस इज ऑल्सो अबाउट मनी। कि आप इस प्रोजेक्ट को, इस बिजनेस को वायबल कैसे बनाएंगे, इसको प्रॉफिटेबल कैसे बनाएंगे। एक इन्वेस्टर हमेशा ये बात सोचता है, चाहे वो इम्पैक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे वो ये देखकर आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है कि इसमें लाइवलीहुड बनती है, इम्पैक्ट है, सोसाइटी गेट्स बेटर, फिर भी वो ये नहीं, ऐसे प्रोजेक्ट में नहीं इन्वेस्ट करना चाहते जहां उनको दिखता है कि फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं बन रही है। सो हाउ डू यू मेक द फाइनेंशियल प्रोजेक्ट फाइनेंशियली वायबल, वो उसका टॉप 2 या टॉप 3 प्रायोरिटीज में होने चाहिए। और ये मैंने थोड़ा सा लैक करता हुआ देखा है इन माय डिफरेंट विजिट्स। जैसे मैं वेबसाइट देख रही थी आपका, उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट वाला भी मैंने वेबसाइट देखा। मैंने देखा कि उसने आपस में सेक्टर्स बताए हुए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स भी हैं, पूरे ईयर मार्क प्रोजेक्ट सब कुछ बनाए हुए हैं। थोड़ा हमको शायद फाइनेंस पर और काम करना चाहिए, सबको करना चाहिए, सो दैट डे वन आपको बिल्कुल, जो उसकी मैं वायबिलिटी है आपकी बात से सहमत हूं। जब तक आप फाइनेंस पे काम नहीं करेंगे तब तक वो जो सेंटिमेंट्स है, ये सारा खेल सेंटिमेंट्स का है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, सारा खेल सेंटिमेंट्स का है। लेकिन मुझे लगता है आपने जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए शर्मिष्ठा जी, वो जाहिर तौर पर राज्य सरकार तक पहुंचेंगे। और मैं तो चाहता हूं कि आपके जितने इन्वेस्टर दोस्त हैं, आप उनको बताइए कि देवभूमि उत्तराखंड बाकी राज्यों से बहुत अलग है। चाहे वो टूरिज्म के लिहाज से बात करूं, चाहे मैं इलेक्ट्रिसिटी की कीमत के लिहाज से बात करूं, चाहे वो स्किल्ड लेबर के लिहाज से बात करूं, और सबसे अच्छी बात, हमारे पास देवभूमि का ब्रांड है, मतलब जो सबसे हमें यूनिक बनाता है पूरी कंट्री में। मैं 2 चीजें आपको बोलना चाहूंगी आपके माध्यम से। तो आप ये थोड़ा इंश्योर करिए कि मैं अपने इन्वेस्टर्स के साथ इसमें आ सकूं और सामने बैठकर मैं उनको ये दिखा सकूं। सो हमारे पास एटलीस्ट 10 इन्वेस्टर्स हमेशा रेडी रहते हैं इन डिफरेंट सेक्टर्स। उसके अलावा मैं एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करना चाहूंगी, जो मुझे लगता है कि आपके माध्यम से जरूर स्टेट गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए एंड उत्तराखंड उसका फायदा उठाना चाहिए, विच इज कार्बन ट्रेडिंग। क्योंकि उत्तराखंड इज अ स्टेट जहाँ का ग्रीन कवर बहुत ज्यादा है, फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है, तो हमको कार्बन ट्रेडिंग के बारे में जरूर सोचना चाहिए। एट करेंटली हम लोग 2 और स्टेट्स के साथ कार्बन ट्रेडिंग का काम इनिशिएट कर चुके हैं। तो उससे क्या होता है कि हम अपने जंगल भी बचा पाते हैं, एफॉरेस्टेशन को रोक सकते हैं, जो फॉरेस्ट कट चुके हैं फॉर वॉट एवर रीजन, उनको दोबारा हम एफॉरेस्ट उसको कर सकते हैं, कम्युनिटी को उसका डायरेक्ट बेनिफिट दे सकते हैं, और कार्बन ट्रेडिंग करके स्टेट के रेवेन्यूज भी हम बेटर कर सकते हैं। ये नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस बारे में जरूर सरकार को सोचना चाहिए। मैंने वेबसाइट देखा था, उस पर उसका जिक्र नहीं था, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये एक ऐसा सेक्टर है जिस बारे में सरकार को जरूर सोचना चाहिए। और मैं आना चाहूंगी, मैं पार्टिसिपेट करना चाहूंगी इस ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में अपने इन्वेस्टर्स के साथ, और जितना भी हो सके डेफिनेटली ये बहुत सुंदर स्टेट है, उसको हम वर्ल्ड मैप पे लेके जाना चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद। आपने कार्बन ट्रेडिंग की बात की, मैं आपको और दिलचस्प बात बताऊं कि हमने एक रिसर्च कराया। उस रिसर्च में ये निकल कर आया कि हम सालाना 1 लाख करोड़ की इन्वायरमेंटल सर्विसेज देते हैं। मतलब उत्तराखंड एज ए होल, ये स्टेट 1 लाख करोड़ की सालाना सर्विसेज देता है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। बट जिस सेक्टर की ओर आपने ध्यान दिलाया, बहुत अच्छी आपने बात कही कि ये भी हमारे रेवेन्यू को बढ़ाने में
बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है और ये एक विन विन सिचुएशन हो सकती है। शर्मिष्ठा जी, बहुत बिल्कुल। धन्यवाद आपका देवभूमि डायलॉग से जुड़ने के लिए, बहुत आभार। और मैं आपसे चाहूंगा कि एक बार इन्वेस्टमेंट समिट के बाद भी मैं आपसे जुड़ना चाहूंगा, आपके अनुभव को हम लेना चाहेंगे। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद जरूर देवभूमि डायलॉग से जुड़ने के लिए। जरूर। तो कुल मिलाकर थैंक कुछ यू फॉर हैविंग महत्वपूर्ण बातें जरूरी ध्यान में रखनी होती है, जिसमें सबसे ऊपर है डायलॉग, दूसरा चीज है इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स, उसको आप किस तरह से अपने अपने दायरे में लेकर आते हैं, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनको ऐसा लगना चाहिए कि हम एक फैमिली के साथ जुड़े हैं, और खासकर हैसल फ्री इन्वायरमेंट ये देना बहुत जरूरी है इन्वेस्टर्स को, कि आखिरकार वो एक सही कहा शर्मिष्ठा जी ने, वो ना सिर्फ पैसा लेके आ रहे हैं, वो अपनी एक्सपर्टीज लेके आ रहे हैं, अपनी टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, तो इसका एक बड़ा फायदा स्टेट को मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।